आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 273 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2606। उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए 3581 मरीज। प्रवासी कामगारों का स्किल मैपिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है डेटा पूल। प्रदेश सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए बनाएगी आयोग, जो इनके हुनर के लिहाज से देगा इन्हें काम। सरकार के निर्णय के बाद देश भर में हवाई सेवाएं की गई शुरू। लखनऊ में भी घरेलू विमान सेवाओं से आए यात्रियों ने सरकार को दिया धन्यवाद। कहा सकुशल पहुंच गए घर। और पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बीच एहतियात के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 2606 है। उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 3581 है। अभी तक संक्रमण से 165 लोगों की जान जा चुकी है। आइसोलेशन वार्ड में 2711 लोगों का उपचार चल रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रविवार को 7314 सैंपल की जांच की गई और 936 पूल लगाए गए। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटे में 273 नए प्रकरण आए हैं, 273। इस समय प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 2606, 2606, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3581, 3581। अभी तक संक्रमण से 165 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2711 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है। ये L1, L2, L3 के विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में इनकी चिकित्सा हो रही है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 10,270 लोगों को रखा गया है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव के कांटेक्ट होते हैं या हॉटस्पॉट एरिया में जिनमें सिम्टम्स होते हैं या जिनमें भी संदेह होता है कि इनमें संक्रमण हो सकता है, उनको रखा जाता है, फिर उनकी वहाँ पर जांच करवाई जाती है। कल 7,314 सैंपल्स की जांच की गई, 7314, और कल 936 पूल लगाए गए टेस्टिंग के लिए, जिसमें 736 5 सैंपल के पूल थे और 210 सैंपल के पूल थे। 5 सैंपल के पूल्स में 110 पूल पॉजिटिव निकले, जो 14.94% होता है, लगभग 15%, और जो 10 वाले सैंपल्स के पूल थे उसमें 51 200 में से पॉजिटिव आए, जो कि 25.5% होता है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों को उनके कार्य के लिहाज से काम देने के लिए कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन करने जा रही है। 14 लाख से अधिक कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो गया है। शेष की भी स्किल मैपिंग कर डाटा पूल बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन कामगारों को उत्तर प्रदेश में ही काम देकर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार छोटे छोटे रोजगार देकर लोगों को अपने प्रदेश में फलने फूलने का अवसर देना चाहती है। फर्नीचर और टेक्निकल कार्य से जुड़े 26,989 लोग चिन्हित किए गए हैं। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 4,660, ऑटोमोबाइल में 1,558, पैरामेडिकल 596, गारमेंट्स मेकर में 12,103, ब्यूटिशियन में 1,276 और हैंडीक्राफ्ट में 1,294 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब तक लगभग 25 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कोर्स कराकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम कामगारों और श्रमिकों के लिए जो सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का है उसकी समीक्षा की है। उन्होंने आदेश दिया है कि जो माइग्रेशन कमीशन जो आयोग अभी गठित करना है उस आयोग का नाम भी उन्होंने दिया है। उस आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग। कामगार ऑब्लिक श्रमिक ब्रैकेट में सेवायोजन एवं रोजगार ब्रैकेट क्लोज कल्याण आयोग। इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आज से देश में घरेलू विमान सेवा का संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों ने विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जताई, जहां पर सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। आज से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगातार यात्रियों का आगमन हो रहा है। यहाँ पर विशेष तरीके के मास्क दिए गए हैं, लोग चेहरों पे मास्क लगाए हैं, फेस कवर लगाए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हमें ये एहतियात करना पड़ा कि अपने प्रोटेक्शन के लिए एयरपोर्ट की सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि उन्होंने पीपीई किट खुद दी, अपनी तरफ से पीपीई किट दी, बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से फॉलो किया। मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छी थी व्यवस्थाएं इनकी, बहुत अच्छी। बहुत सुकून हो रहा है। 2 महीने से वहाँ फंसे हुए थे, अब जैसे फ्लाइट चली हम लोगों ने निकला, आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्माण कार्य के पहले चरण में समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आज श्री राम जन्मभूमि परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में चल रहे समतलीकरण के कार्य की जानकारी ली और इस दौरान निकले पुरावशेषों का अवलोकन भी किया। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों और वहां उपस्थित जानकार लोगों से श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर मंत्रणा भी की। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा था कि अब राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। महंत नृत्य गोपाल दास विवादित ढांचा विध्वंस के बाद आज पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर गए थे। उन्होंने प्रण किया था कि जब रामलला बंधन मुक्त हो जाएंगे तभी वो श्री राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला की सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए दर्शन मार्ग के बारे में भी ट्रस्ट के अध्यक्ष को अवगत कराया। बहुत सुंदर है, आना जाना लगा रहता है। आज बहुत पवित्र दिन है, यहाँ रामलला विराजमान है। दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी श्रद्धा प्रेम से सब जगह दर्शन हुए, सभी का वार्तालाप हुई। ये बहुत पवित्र दिन है। यहाँ पर जहाँ रामलला प्रकट हुए हैं
वहाँ आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, आराधना पूजा करनी। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा से प्रथम चरण में 26 मई से लेकर 29 मई तक नेपाल में फंसे 500 भारतीय नागरिक हर दिन लाए जाएंगे। इन सभी भारतीय नागरिकों का सोनौली सीमा पर स्थित भारतीय इमिग्रेशन में पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 7 दिन के क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके गंतव्य को भेजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद आज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने सोनौली सीमा पहुंचकर इमिग्रेशन कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सोनौली सीमा के नो मैंस लैंड का निरीक्षण कर नेपाल के अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि नेपाल सरकार से बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 26 मई से लेकर 29 मई तक सोनौली सीमा से हर रोज 500 भारतीय नागरिकों को नेपाल से लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक गाइडलाइन आया है, जिसमें कि सोनौली बॉर्डर के थ्रू लगभग 500 यात्री नेपाल से जो हमारे नागरिक वहाँ पे हैं उनको लाया जाएगा। यहाँ बॉर्डर पे आएंगे और उनका विधिवत रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से उनके विभिन्न जनपदों में जहाँ के निवासी हैं वहाँ भेजा जाएगा, जिसमें उन लोगों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लॉकडाउन 4.0 के दौरान फतेहपुर जिले में ओडीओपी में चयनित आयरन फैब्रिकेशन समेत सभी दुकानें खुलने से गरीब कारीगरों के साथ दुकानदारों को राहत मिली है। कारीगर, मजदूर और जनपद वासियों को सहूलियत देने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से अलग अलग दिन खोल दिया गया है, जिसमें दुकानदार और ग्राहक को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क या फेस कवर अनिवार्य रूप से लगाने की हिदायत दी गई है। अभी तक किराना स्टोर, सब्जी दुकान, मेडिकल स्टोर के अलावा आवश्यक दुकानें, कूलर, एसी मरम्मत, पुस्तकें, स्टेशनरी शॉप, मोबाइल मरम्मत और रिचार्ज, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खोली गई थी। लेकिन लॉकडाउन 4.0 में शासन की गाइडलाइन तथा व्यवसायियों के सहयोग से बर्तन, गैस चूल्हा, हार्डवेयर, आयरन फैब्रिकेशन, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट आदि संबंधित दुकानें खुलने से लोगों को काफी सहूलियत मिली है। दुकानदार व कारीगरों ने बताया है कि सरकार के आदेश पर 9 बजे से 4 बजे तक दुकानें खुल गई हैं। बेरोजगारी की वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हफ्ते में 3-3 दिन दुकान खुल जाने से दिक्कतें थोड़ा दूर हुई हैं। हम लोगों को मिला, हम लोगों ने उसका पालन किया और अब ये है कि जो ये खुल गया है, इससे हम लोगों को राहत मिल गई है, हमारे कारीगरों को राहत मिल गई है। गरीब कारीगर हमारे हैं, 2 पैसा कमाएंगे। ये जब से लॉकडाउन लगा है, परेशान हाल थे, घर में मजबूर थे। अब लॉकडाउन में 3 दिन के लिए राहत मिली है, काम धंधा कर रहे हैं। अब बराबर ऐसे ही चांस मिलता रहेगा तो काम धंधा करेंगे और राहत। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी इस संकट की घड़ी में आगे आकर सहयोग कर रही हैं। जनपद फतेहपुर के छोटे से गांव बिंदौर में स्थित ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीणों को कोविड-19 के विषय में जागरूक किया जा रहा है। ट्रस्ट पर सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही युवतियों के माध्यम से मास्क निर्माण कर ग्रामीणों में बांटे जा रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुतीक्ष्ण सिंह ने बताया कि समय समय पर गांव में मास्क वितरण के साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा लोगों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराकर उन्हें कोविड-19 के खतरे के बारे में भी अवगत कराया जाता है। वहीं ट्रस्ट के माध्यम से महिलाओं को लॉकडाउन के चलते उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए हैं। लॉकडाउन हो चुका है, वायरस का खतरा है, इससे बचने के लिए हम लोगों ने उपाय किया था सब लोगों ने मिलके कि क्यों ना ही यहीं पे मिलकर मास्क बनाएं, बेफालतू में पैसा क्यों बर्बाद करें, यहीं पे मिलकर मास्क बनाएं और अपने छोटे बहनों को या भाइयों को या गरीबों को सबको प्रदान करें या दान दें। इसीलिए हम लोगों ने मास्क बनाना सब लोगों ने आरंभ कर दिया है और सबको आज यहाँ पे वितरण किया गया है और ये भी सबको बता दिया है कि करीब 1 मीटर की दूरी बनाकर सबसे रखें। हमारी भी जो आने वाली व्यवस्था है उसके लिए काम शुरू किया, बच्चों को ट्रेनिंग दिया, लड़के लड़कियों को मास्क बनवाना शुरू करवाया
मास्क बंटवाया भी, निरंतर बंटते रहते हैं हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। और बच्चियों को स्वावलंबन के लिए ट्रेनिंग सिलाई की भी हो, कढ़ाई की भी हो, कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव सिर्फ जागरूकता से ही संभव है। इस वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है, जिसे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कर भी रहे हैं, जिन्हें कोरोना योद्धाओं के तौर पर हम जानते हैं। सीतापुर के महमूदाबाद में शनिवार की रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बस अड्डे के नजदीक मुख्य मार्ग पर एक विशाल पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया। पेंटिंग में कोरोना से जूझने वाले कोरोना योद्धाओं, पुलिस, मीडिया और सफाई कर्मियों को चित्रित किया गया है। इस पेंटिंग में खासतौर पर कोरोना से जागरूकता के लिए दूरदर्शन की भूमिका को दर्शाया गया है। इस अवसर पर भाजपा नेता आशा मौर्य ने अपने सहयोगियों के साथ कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया। इसमें कोरोना बनाया गया है और एकता हम सब एक दिखाने के लिए बनाया गया है। ये पुलिस बनाई गई है, ये डॉक्टर है, वो सफाई कर्मचारी, हमारे मीडिया है। हमारा डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और मीडिया, इन चारों का इनके बीच में इतना रोल है कि ये बेचारे अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए हम सबकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मीडिया समय समय पे हम सबको न्यूज़ बताती है, पुलिस कर्मचारी हमारे जाके उनके बीच में व्यवस्था बनाते हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी अपनी सफाई की व्यवस्था पूर्णता देती है। जनपद एटा के थाना नया गांव क्षेत्र में रविवार को 35 फीट गहरी बोरवेल में की सफाई करने के लिए उतरे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई, जिसमें 2 मजदूर दब गए। दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए पुलिस प्रशासन ने 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। नया गांव थाना क्षेत्र के कुड़ा गांव निवासी नवरतन उर्फ गुड्डू यादव के खेत में लगे बोरवेल की सफाई के लिए 2 श्रमिकों को लगाया गया था। दोनों श्रमिक फर्रुखाबाद जिले के बरमपुरी के रहने वाले थे। दोनों श्रमिक बोरवेल से ईंट निकाल रहे थे। इसी दौरान समूचा बोरवेल ढह गया, जिससे श्रमिक इसके नीचे दब गए। 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद दोनों श्रमिकों को जीवित नहीं निकाला जा सका। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने मृतकों के परिवार की मदद के लिए सहायता राशि देने की बात भी कही है। सवेरे 11-12 बजे की घटना है। 2 लोग बोरवेल में फंस गए, गिर गए नीचे, तो दोनों दब गए और सवेरे से ही रेस्क्यू काम शुरू हो गया था। 3 जेसीबी लगेगी थी, थाने की सारी फोर्स, डीएम साहब, हमारे एसपी, एडीएम साहब, और 2 बजे से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, कप्तान साहब और हम दोनों लोग यहाँ पे। तो अब जाकर के 1 घंटे पहले सफलता मिली है और डेड बॉडी को कलेक्ट कर करके और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। चूँकि ये गरीब लोग हैं तो बोरवेल में गिरने का सरकार से अनुमन्य सहायता है 4 लाख रुपए, वो तो दिया ही दिया जाएगा। और भी जो भी सहायता गवर्नमेंट से अनुमन्य होगी वो भी सहायता अधिक से अधिक इनको सहायता दिलवाई जाएगी। गेहूं खरीद के लक्ष्य में शामली जिला सर्वाधिक खरीद के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिले ने निर्धारित लक्ष्य 14,500 मीट्रिक टन के सापेक्ष 14,600 मीट्रिक टन खरीद की गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। गेहूं क्रय केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ किसानों ने अपना गेहूं पहुंचाया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि शामली जनपद पूरे प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं खरीद में प्रथम स्थान पर है। जनपद में लगभग 7,500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसीलिए यहां खरीद की अभी और भी संभावना है। जनपद में गेहूं खरीद 15 जून तक चलेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में 5 केंद्रों पर सर्वाधिक गेहूं खरीद हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में 21 मई तक 3,551 किसानों के सापेक्ष 2,695 किसानों का कुल 2203.74 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि कुल भुगतान का लगभग 80% है। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय का सबसे अव्वल नंबर रहा है, पहले नंबर पे आया है। जितना हमारा लक्ष्य था उससे कहीं अधिक हमने क्रय कर लिया है। 105% की उपलब्धि आज की तारीख में हमारी है। इसके अलावा किसानों का भुगतान भी 80% तक हो गया है और आगे अभी 15 जून तक गेहूं क्रय और चलेगा, तो हम टारगेट से कहीं अधिक और क्रय करने का हमारा लक्ष्य है और हमारी संभावना है कि ये पूरा हो पाएगा। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं ईद से जुड़ी हुई खबरों की ओर। आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर अपना संदेश साझा किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है।
ईद पर हमें समाज के जरूरतमंद लोगों का दर्द बांटने और उनके साथ खुशियां साझा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईद उल फितर पर बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम मंत्री और नेताओं ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख और समृद्धि की कामना की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ईद का पर्व हमें मोहब्बत, एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर से ही नमाज पढ़ें और आवश्यक एहतियात बरतें। सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस अवसर पर सबको समाज में आपसी सौहार्द कायम करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। सीएम योगी ने लॉकडाउन और शारीरिक दूरी का पूर्ण पालन करने पर घर पे ही नमाज पढ़ें और ईद मनाएं की अपील भी की। ईद उल फितर का त्योहार आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से लखनऊ में कुछ जगहों पर 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। ईदगाह में अदा की गई नमाज में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज पढ़ाई, जिसमें 5 लोग शामिल हुए। प्रदेश में लॉकडाउन और सरकार के दिशा निर्देशों का आज संपूर्ण पालन होता दिखाई दिया। हर साल ईदगाह में ईद के दिन लाखों लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आते थे। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग जागरूक थे और उन्होंने घरों में ही नमाजें पढ़ी हैं। नमाज के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के समाप्त होने की दुआएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहकर ईद मनाएं और एक दूसरे को मोबाइल के जरिए ही बधाइयां दें। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जिस ईदगाह में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हर साल ईद की नमाज अदा करते थे, आज इस लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा करके यहाँ की जो रिवायत है उसको बाकी रखने की कोशिश की है। और नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ की गई है कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। हर निगेटिव में कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू रहता है। कोरोना निगेटिव पहलू है, पर इसके ज़रिए से कौमों में इत्तेहाद पैदा हो सकता है। इसके ज़रिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। इसके ज़रिए से आपस में उल्फत, एक दूसरे से मदद का जज्बा पैदा हो सकता है कि एक दूसरे की मदद करो ताकि हम इस मुसीबत से बच जाएं, इस आफत से बच जाएं। हमारी दुआएं बारगाह इलाही पालने वाले कि हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हम पर यह अजाब जो कोरोना की सूरत में है उसको पालने वाले ख़त्म कर दे। ईद का त्योहार मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे आज बरेली में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। हालांकि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने ईद की नमाज घरों में अदा की और एक दूसरे को फोन से ही ईद की मुबारकबाद दी। इस बार कोरोना महामारी के चलते लोगों ने ईद घर से बाहर निकले बिना ही मनाई। मस्जिद और ईदगाह में 4 से 5 लोगों ने नमाज अदा की। इस मर्तबा दोहरी जिम्मेदारी थी जिम्मेदार लोगों को ऊपर कि एक तो इबादत में कोई कोताही नहीं हो और दूसरे जो कोरोना का मर्ज जो है पूरी दुनिया को अपने चपेटे में लिए हुआ है, जान माल का नुकसान हो रहा है। इससे हारने के लिए और बचाव के लिए दुआ करें और दूसरों का ख्याल रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पिछले लगभग 2 महीनों से देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च लगभग बंद ही चल रहे हैं, जिस कारण इस बार मुसलमानों के पवित्र माह रमजान में मस्जिदों में तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ी गई और न ही मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज हुई। आज पहली बार ईद उल फितर के दिन जिले की ईदगाहें सूनी रहीं। जिला व पुलिस प्रशासन ने भी ईद की नमाज को लेकर सतर्कता बरती और ईद व इससे पूर्व अलविदा जुमा की नमाज के समय मस्जिदों को ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई।
काजी और पेश इमाम मुताहिर अली ने जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देते हुए लोगों से ईद की नमाज घरों में ही पढ़ने की अपील भी की। ईदगाह में नमाज के लिए मना किया गया और कानून का पालन करना इस देश के लोगों का काम है और मुसलमानों, मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि वो जो भी बताया जाए उसका पालन करें और उन्होंने उस पूरी तरह से पालन किया। इसीलिए सब ने अपने अपने घरों पर ईद मनाई है, कोई भी ईदगाह में नहीं गया। सिर्फ 5 लोग जो अलाउड थे, 5 लोगों जिनकी आज्ञा थी, वही मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज पढ़ने गए। पूरे महीना रमज़ान की इबादत नमाजें घरों में लोगों ने पढ़ी, जुमे की जगह ज़ुहर अदा की गई, वो भी घरों में पढ़ी। और अब ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा, जिसको जुमातुल विदा कहते हैं, इस पर भी उलमा इकराम ने वाज़े तौर पर फतवा भी दिया है, ऐलान भी किया है और बताया भी है तमाम मिल्लत इस्लामिया को कि ऐसे मौके पर जब ये माहौल चल रहा है, मसाजिदें बंद हैं और ये कोरोना वायरस मुँह बीमारी फैलती जा रही है, जिसकी कोई रोकथाम अभी तक नहीं हो पाई है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मुसलमान इस जुमातुल विदा को भी अपने घर पर ज़ुहर। कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन में ईद का त्यौहार पड़ जाने पर गरीब परिवार की मदद के लिए बहराइच की स्वयंसेवी संस्था ने ईद की पूर्व संध्या पर 100 परिवारों को ईदी किट उपहार स्वरूप उपलब्ध कराकर ईद मनाने में सहयोग दिया। इतना ही नहीं, संस्था ने मूक बधिर विद्यालय के बच्चों में कपड़े, चॉकलेट और बिस्किट का भी वितरण किया। शहर और गांव में जाकर अति गरीब परिवारों का चिन्हित कर उन्हें चटाई, सलवार सूट, सेवइयों के साथ शक्कर, मेवा इत्यादि उपलब्ध कराकर ईद मनाने में मदद की गई। ट्रस्ट के संचालक समाजसेवी संदीप मित्तल ने बताया कि ईद के त्यौहार पर बहुत से गरीब परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं होने की जानकारी पाकर उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि सभी का त्यौहार बेहतरी से मनाया जा सके। हम लोगों ने विचार किया कि 100 ऐसे परिवार जिनके यहाँ पे ईद के दिन उनकी मिठास कम ना हो, ऐसे 100 परिवारों को हम लोगों ने ईदी देने का काम किया है। उस किट के अंदर हम लोगों ने विशेष तौर पे सेवई और मेवा, चीनी और बिस्कुट और चॉकलेट वगैरह भी देने का प्रयास किया है, ताकि उनके घरों की भी ईद अच्छे से अच्छी तरीके से मन सके। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिनों के लिए जो वर्षा अनुमान व्यक्त किया गया है, उसमें आपको लगभग सूरज की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 27 मई को कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। 29 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। कई हिस्सों में धूल भरी आंधियां भी चलेंगी। हालांकि अभी तक लोग गर्मी से बेहाल हैं। लगातार प्रदेश का बढ़ता तापमान अभी इस गर्मी की निजात दिलाता दिखाई नहीं दे रहा है। हम पढ़ते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं और हम दिन में 2-3 बार नहाते हैं। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 273 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2606। उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए 3581 मरीज। प्रवासी कामगारों का स्किल मैपिंग का माध्यम बनाया जा रहा है डाटा पूल। प्रदेश सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए बनाएगी आयोग, जो इनके हुनर के लिहाज से देगी काम। सरकार के निर्णय के बाद देश भर में हवाई सेवाएं की गई शुरू। लखनऊ में भी घरेलू विमान सेवाओं से आए यात्रियों ने सरकार को दिया धन्यवाद। कहा सकुशल पहुंच गए घर। और पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बीच एहतियात के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। तो ईद की शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।